So very good morning to everyone. And after approx 2 years हम लोग आप लोगों को फेस टू फेस देख पा रहे हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई होप आप सब लोग जून अटेम्प्ट. हाँ, ठीक है. ठीक है. तो आप में से कौन कौन बच्चा ऑलरेडी क्लासेस उससे ले चुका है? बिकॉज अभी सब ऑनलाइन चला था, पता ही नहीं हमें. ओके, गुड. बहुत बढ़िया. तो अभी आप लोगों का रिजल्ट इसी बार आया सबका? चलो, वेरी गुड. सो हम लोग सबसे पहले जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको अबाउट योर सब्जेक्ट. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को एडवांस टैक्स के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास 1 में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को आगे सब कुछ क्लियर रहे कि हम किस तरीके से इसको मूव ऑन करेंगे. राइट. तो सबसे पहले तो ये जो आपका एडवांस टैक्स का जो सिलेबस है इसको मैं आपको थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ. आप लिखिए जरा, मेरे साथ साथ आपने नोट करना है बेटा सब कुछ. हमारा ये जो सिलेबस है दैट इज एडवांस टैक्स. It is basically divided in two parts. One is part A and the other one is part B. Part A जो है हमारा that is basically direct taxes. Part A जो है हमारा वो क्या है बेटा? Direct taxes. अभी जितना भी डायरेक्ट टैक्स आप पढ़ोगे ना दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स. अच्छा, वेटेज बिल्कुल फिक्स्ड है इसमें. इसका मतलब 30 मीन्स 30, तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा. ठीक है जी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पार्ट बी, इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी. और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली आपको दो लॉज पढ़ने हैं. एक जीएसटी पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है आपको कस्टम. सो व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी, द वेटेज फॉर जीएसटी इन योर एग्जाम विल बी 60 मार्क्स एंड फॉर कस्टम इट इज 10 मार्क्स. ठीक है जी. तो ये हमारा मार्क्स बाइफर्केशन है फॉर द कंप्लीट एंटायर एडवांस टैक्स. ठीक है. एंड इट इज वेरी फिक्स्ड. पहले क्या होता था कि ओल्ड सिलेबस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स 70 मार्क्स का ही होता था, बट ये नहीं पता होता था कि उसमें जीएसटी कितना आएगा और उसमें कस्टम कितना आएगा. बट नाउ इट इज वेरी मच डिफाइंड कि जीएसटी विल कम फॉर 60 मार्क्स एंड कस्टम विल कम फॉर 10 मार्क्स. राइट. ठीक है. अब सबसे पहले ना हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, बिकॉज अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में देखा हो तो एग्जीक्यूटिव में भी तो यही था. क्या था? यही सब कुछ तो बढ़कर आया. एंड इट इज सो सरप्राइजिंग कि फाइनल के अंदर भी वही चीज पढ़नी है. तो कई बार बच्चे को लगता है कि सर ये क्या है यार, कुछ तो अलग हो जाता. इनफैक्ट वेटेज भी अलग नहीं करी. कस्टम पहले 10 नंबर का था, आज भी कितने का? अच्छा, पहले भी हम छोड़ते थे और आज भी नहीं छोड़ेंगे. अब नहीं छोड़ना. पहले 90% बच्चे क्या करते थे? कस्टम को छोड़ देते. 10 नंबर के लिए कौन मेहनत करेगा? नहीं. लेकिन एक्चुअली में अगर हम ये सोच कर पढ़ाई करेंगे, बिकॉज देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि ये मैं आपको सबको एक चीज बता दूं कि दैट यू ऑल विल बिकम सीएस. दैट इज वेरी श्योर. इसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है. तो आपने सीएस बनना ही बनना है, ये श्योर है. इट्स ऑल अबाउट कि क्या हमें सीएस बनना है विद रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज या हमें वाकई में अपनी उस पढ़ाई को अपनी लाइफ में यूज भी करना है. सो ये बेसिकली हम लोगों को सोचना है. क्लियर है नहीं? सो अगर मैं इसको उस एंगल से देखूंगा तो यस इट इज अ रिपीटेशन, बट
अगर मैं इसका एडवांस वर्जन दिखाऊंगा आपको, तो ट्रस्ट मी इतना ही फर्क होगा जितना जमीन और आसमान में फर्क होगा। आपने वही जीएसटी पढ़ा होगा, वही डीटी पढ़ा होगा, लेकिन जो नजरिया होगा अब वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट नजरिया। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कभी पढ़ा भी था, ये मेरा वादा है आपसे। आपको ऐसा लग, इवन दो बहुत सारे बच्चों को मैंने ही पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी एंगल चेंज करेंगे। अब हम उसी चीज को पढ़ेंगे बट डिफरेंट एंगल के साथ पढ़ेंगे। गेटिंग द पॉइंट? एंड वन थिंग जो और बहुत ज्यादा इसके अंदर समझने वाली बात है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव पे ना यू पीपल वर नॉट मेच्योर्ड इनफ टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स। सो वहां पर कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीजों को आप लोगों ने अगर नहीं भी समझ आया तो यू ट्राई टू रेक्टिफाई एंड ऑल दैट, बिकॉज ठीक है पहली बार करा था। बट अभी क्या है कि यू कैन सी द नेम, इट इज एडवांस टैक्स। इसका मतलब ये वो टैक्स तो नहीं है बट उसका एक एडवांस वर्जन है। तो पहले मैं आपको ना डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में क्या है ना। डीटी पहले भी वही थी, आज भी वही है, इनफैक्ट चैप्टर भी मैं वही पढ़ाऊंगा, लेकिन अब डिफरेंस समझ लीजिए। पहले आप जो डीटी पढ़ रहे थे ना, दैट वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ। अब जो आप डीटी पढ़ेंगे दैट इज हाउ टू अप्लाई द लॉ। इसका मतलब एडवांस टैक्स इज ऑल अबाउट मोर ऑफ एप्लीकेशन रादर देन लर्निंग द लॉ। सो लर्निंग ऑफ द लॉ एग्जीक्यूटिव में था, नाउ वी नीड टू लर्न द एप्लीकेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और हमेशा एक बात याद रखना मेरी, कि किसी भी लॉ की एप्लीकेशन जो होती है ना, वो हमेशा रिलेट करके होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज सप्लाई, वहीं पर हो सकता है कि मैं उसका लिंक आपको मेगा एग्जाम्पशन के साथ रिलेट कर दूं। ये हम एक्जी में नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एक्जी के अंदर बच्चों का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे होते हैं हम लोग, तो इनिशियल स्टेज पे हम उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। क्लियर है नहीं? तो वहां पे हमें स्लोली स्लोली चलना पड़ता है। बट अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम डीटीवी पढ़ेंगे, जैसे आपने कैपिटल गेन सबने पढ़ा ना, सबने पढ़ा, आई एम वेरी श्योर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कैपिटल गेन्स मैं भी आपको दिखाऊंगा डीटी के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट एंगल से। इस बार हम कैपिटल गेन्स में क्या पढ़ेंगे? हम कैपिटल गेन्स में ये नहीं समझेंगे कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, वो तो हम कहाँ पढ़ते थे? एग्जिट। इसमें ये नहीं पढ़ना है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर कोई कंपनी अमेलगमेट हो रही हो या डीमर्ज हो रही हो, तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन दैट पर्टिकुलर, क्योंकि आप लोग कंपनी सेक्रेटरी हो। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज जब भी होंगी, क्या आपको बुलाया जाएगा? बायबैक। अब होता क्या है कि आप लोगों को सीआर का एक कोर्स पढ़ाया गया आपके पूरे सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली यही पढ़ाएगा आपको, लेकिन वो आपको पढ़ाएंगे लीगल पार्ट। व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ बायबैक, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ डीमर्जर, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ अमेलगमेशन, ये सब चीजें आप वहां पढ़ते हो। और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन हम एडवांस टैक्स। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। सो जब आप वहां से लीगल इम्प्लीकेशन और यहां से टैक्स इम्प्लीकेशन, जब ये दोनों चीजों को ज्वाइंट कर लेते हो, तो क्या अब हम कंप्लीटली उस डीमर्जर और अमेलगमेशन को समझ सकें? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? सो ये नजरिया होना चाहिए जब फाइनल में हम लोग टैक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो इट विल नॉट बी सिंपली कन्फाइंड टू कंप्यूटेशन पार्ट। अब हम कंप्यूटेशन से बहुत ऊपर उठेंगे, हम किस पे जाएंगे? एप्लीकेशन पार्ट। सैलरी के चैप्टर में मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा सैलरी कैसे निकालते हैं, ये नहीं पढ़ना। हमें ये सीखना है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, अगर मैं, तो मुझे अपने एम्प्लॉय के लिए सोचना है कि उसको एचआरए देना बेटर है या आरएफए देना बेटर है। एक्सी में हमें सिखाया जाता था हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, पर्क्स वगैरह सब सीखते थे। यहां पर ये सब मैटर नहीं आएगा, यहां पर नजरिया चेंज हो जाएगा। अलाउंस दे या पर्क दे, ताकि मेरे एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा ना आए। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बोलूं ना, दैट एडवांस टैक्स इज मोर ऑफ प्लानिंग,
मोर ऑफ प्लानिंग, इट इज मोर ऑफ प्लानिंग पार्ट। क्लियर है नहीं? तो जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वी विल स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन कि अगर मुझे कभी भी इस पर्टिकुलर चीज में प्लानिंग करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? सो वन थिंग आई होप सो आपको थोड़ा सा मैं आपका एंगल चेंज करना चाह रहा था बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, राइट। एंड सेकेंडली जो भी हम लोग पढ़ेंगे, मैं बार बार फर्स्ट क्लास है हमारी, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। तो मे बी ऐसा भी होगा कि एक वर्ड पे ही मैं रुक जाऊंगा एंड वहां पर हो सकता है हमारे 2.5 घंटे चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? एंड आई प्रोमिसेस यू कि अगली 3 क्लासेस वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसटी। आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में ना सोची होंगी और ना ही आपको बताई गई होंगी। क्लियर है नहीं? तो वी विल सी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ चेंज ऑफ एंगल। क्लियर है या नहीं? सो हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच, वी विल बी टेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग एंड देन वी विल बी मूविंग इनटू द लॉ, राइट। चलिए, तो ये हमारा करिकुलम है और इसमें अगर कोई बच्चा मुझसे जानना चाहता है कि सर व्हाट विल बी द अप्रॉक्स ड्यूरेशन फॉर दिस एंटायर सिलेबस, सो लेट मी क्लियर यू दैट नॉर्मली अगर हम लोग 2.5 आवर की क्लास लेते हैं, 2.5 आवर और 3 आवर की क्लास लेते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 4.5 months to 5 months व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव, है ना। 3 days की बात हो रही है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम लोग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अक्टूबर, वो भी अभी अबाउट टू एंड हो चुका है, सो वी विल ट्राई टू वाइंड अप बाय February एंड। ठीक है? और बहुत डेप्थ के अंदर। ठीक है? एंड देन हमारे पास काफ़ी टाइम बचेगा टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ द लॉ बताने जा रहा हूँ। ठीक है? कुछ एक दो चीज़ें हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, बट आई स्टिल बिलीव कि बहुत गैप के बाद आप आए हो, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप भूल गए होंगे। ठीक है? तो आई एम टेकिंग इट एज इफ दैट यू पीपल आर एट स्क्रैच लेवल पे। ठीक है ना? और हम हर चीज़ को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ये बोलूँ कि याद है एग्जी में पढ़ा था, तो आप बोलोगे कुछ भी याद नहीं, राइट। तो ऐसा हम लोग नहीं बोलना चाहते, तो आई विल बी टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, जब कोई चीज़ बहुत बेसिक होगी तो मैं उस पर थोड़ा सा कम समय दूंगा। ठीक है? और अगर आपको किसी को भी लगे कि उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट किया जाए तो प्लीज़ रेज योर हैंड फ्रीली, बिकॉज यहाँ पे कोई 500-800 बच्चा तो बैठा नहीं है ना। अभी बच्चे डर के घर पे ही हैं, उनको लग रहा है कि अभी फेस टू फेस रिस्की है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा। तो ऊपर हेडिंग डालनी है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। ठीक है? हम बड़ी छोटी छोटी बातें लिखेंगे और वहीं से हम अपना बेस तैयार करना शुरू करेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया में, बिकॉज हमें टैक्सेस पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टैक्सेस को लेवी कौन करता है। सो आई एम यूजिंग टू वर्ड, आई विल बी यूजिंग टू वर्ड, वन इज लेवी एंड वन इज कलेक्शन। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। पहला क्या है? लेवी, लेवी ऑफ टैक्सेस, और दूसरा क्या है? कलेक्शन। तो ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। लेवी का मतलब होता है किसके पास पावर है आप लोगों को लाइबल बनाने की, टू पे द टैक्स, राइट। किसके पास पावर है आप लोगों को लाइबल बनाने की, टू पे द टैक्स, और किसके पास पावर है टू कलेक्ट दैट टैक्स। क्लियर? तो वन इज कॉल्ड लेविएबिलिटी, द अदर वन इज कॉल्ड कलेक्शन। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि इंडिया में हु इज हैविंग द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे ताकि बिल्कुल आपको स्क्रैच से पता चले हर चीज, राइट।
तो लिखेंगे जरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, हु शेल लेवी टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में टैक्सेस को लेवी करने की पावर किसके पास है? तो बेटा इसका जो आंसर है, दिस इज गिवन इन आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बताया गया कि लेवी करने की जो पावर होती है दैट इज विद अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जिसके पास अथॉरिटी है टू मेक द लॉ। हाँ जी, जिसके पास अथॉरिटी है टू मेक द लॉ। चलिए आप मुझे बता दीजिए इंडिया में किसके पास अथॉरिटी है टू मेक द लॉ? लॉ कहां बनते हैं? या तो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ से मेरा यहां पे क्या मतलब है? या तो आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे तो लॉ बनेगा ही बनेगा। तो कहते हैं टैक्सेस को लेवी वही करेगा जिसके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की, और अथॉरिटी टू मेक द लॉ इज ईदर विद द पार्लियामेंट और विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये तो वेगनेस हो गई, आपने तो ये तो बता दिया कि कौन बनाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली बताओ ये या ये, इधर दिस और दिस, क्योंकि दोनों तो ना बना रहे होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब इसका आंसर आई होप सबको याद होगा, आर्टिकल 246 में दिया गया। किसमें दिया गया? आर्टिकल, यस। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखना है आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 2, powers of central government and state government। तो आई एम वेरी श्योर इसके लिए आप सबको याद होगा आर्टिकल 246 में कहा गया, रेड विद 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ हु विल टेल मी हाउ मेनी लिस्ट वर देयर? 3 lists are there. पहली लिस्ट, very good, list 1 is the union list, very good, state list, and then is your concrete list। नाम से क्लियर है? who will tell me when I talk about state list या union list, तो इसमें जितने भी मैटर्स होंगे, now tell me who is the law making body in this? Parliament, very good। And when I talk about state list, then who will be the law making body in this? Very good। So all the matters which are enumerated in the state list, the law making body will be the state legislative assembly। और कॉन्करेंट के अंदर कौन बताएगा? पार्लियामेंट प्लस, वेरी गुड। सो वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी टैक्सेस का जिक्र लिस्ट 1 में पाया गया तो हमें पता चल गया कि इस पे लॉ मेकिंग कौन होगा? सेंट्रल। तो लेविएबिलिटी विल बी डन बाय द सेंट्रल। अगर वो मैटर लिस्ट 2 में पाया गया तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन बनेगा? स्टेट। तो वो डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लॉ बनाया जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को लेवी करेगी, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किसका प्रिवेल करता है? यस, सो दैट इज आर्टिकल 254। तो लिखेंगे जरा कॉन्सेप्ट नंबर 3, in case of any dispute arises between Parliament and
law by state legislative assembly then law by parliament जो होगा वो प्रिवेल करेगा, that will prevail. This is article 254. ठीक है जी, दिस इज आर्टिकल 254. आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आएगा रिलेटेड टू एनी मैटर विच इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होगा तो फिर पार्लियामेंट जो बोलेगी वो प्रिवेलेंट पे हो जाएगा और स्टेट वाला जो था वो ओवररूल हो जाएगा. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, एंड आई विल बी टचिंग ईच एंड एवरीथिंग. ये ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम पास के लिए लिखवाया. अगर आप लोगों को जेन्युइनली समझना है जीएसटी को फ्रॉम द स्क्रैच तो यू शुड नो ईच एंड एवरी आर्टिकल. ठीक है जी, ठीक है. अब आप में से कौन मुझे बताएगा, बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने हैं, मैं आपको सिर्फ फीचर बताऊंगा, आपने बताना है वेयर आई शुड राइट दिस. जस्ट मैं देखना चाहता हूं कि वेदर आपको ये मालूम है, याद है या नहीं याद. चलिए, नाउ हु विल टेल मी कौन सा ऐसा टैक्स है विच इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर. डायरेक्टली गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स पे करता है? डायरेक्ट टैक्सेस. तो याद रखना देयर इज नो इंटरफेस. तो मान लीजिए अगर पेयर मिस्टर एक्स है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली विल पे टू दी गवर्नमेंट एंड बीच में कोई इंटरफेस नहीं. ठीक है ना. और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ. इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐसे समझिएगा, इट इज टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर but the burden is being borne by the consumers. राइट. तो कहने का मतलब क्या है, अगर मिस्टर एक्स ने कुछ कंज्यूम करा है तो बर्डन मिस्टर एक्स पे होगा, बट वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को ना देकर क्या वो पहले किसको पे करेगा? एंड सप्लायर विल पे टू द गवर्नमेंट. नाउ सप्लायर कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू पीपल paid to Arun Setia classes and Arun Setia classes will pay to the government. You people pay to the Domino's Pizza Hut and they will pay to the government. So basically the interface is there. So that is why we call it as indirect movement है इसके अंदर, तो इसलिए indirect tax. Now who will tell me which of these two taxes are progressive in nature? Progressive. What is progressive? Higher income हायर टैक्स. जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा पे करेगा. तो यहां पे आप लिख लेंगे प्रोग्रेसिव नेचर. प्रोग्रेसिव नेचर. एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव नेचर. नाउ व्हाट इज रिग्रेसिव नेचर? एनीबॉडी? सेम बर्डन ऑफ टैक्स इररिस्पेक्टिव, हाँ जी, इररिस्पेक्टिव कि आप ज्यादा पैसा कमाते हैं या आप कम पैसा कमाते हैं. ठीक है जी. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, इंडिया जैसी कंट्री में, हाँ जी, डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग? इंडिया डेवलपिंग. देन इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. तो अकॉर्डिंग टू यू एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है. डोंट यू थिंक सो दैट दिस रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स will create more difference between rich and poor? आप समझ रहे हैं? ऑलरेडी इतना गैप चल रहा है. रिच जरूरत से ज्यादा रिच है और यहां पर पुअर जरूरत से ज्यादा पुअर. अगर इन पे सेम बर्डन ऑफ टैक्स आएगा तो इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये और नीचे चला जाएगा. तो क्या ये गैप बढ़ा रहा है? तो इसीलिए हमेशा क्या ये जो रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स होता है, इट इज ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. इट इज ऑलवेज बीइंग एट लीस्ट इन द डेवलपिंग नेशंस. कम ऑन, एट लीस्ट इन द, देखिए बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जहां पे इक्वालिटी ऑफ इनकम है, उन लोगों के वहां पर ये चलता है. ओके फाइन,
कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फॉलोइंग इन द सेम स्केल, सो ठीक है, सब पे करेंगे बराबर का टैक्स, इट्स फाइन। बट डेवलपिंग नेशंस के अंदर ये चीज क्रिटिसाइज की जाती है कि हाउ यू कैन चार्ज सेम अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम रिच एज वेल एज फ्रॉम द पुअर। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस की व्हेनेवर वी टॉक वी हैव मल्टीपल टैक्स रेट्स। कम ऑन, वी हैव, मतलब लग्जरी पे हाई रेट होता होगा, लग्जरी चीजों पे, और नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ पे लो रेट होता होगा। I hope so you can understand, and that is the reason that we have multiple tax rates in indirect taxes because of just one character. And what is that character? Regressive nature. Come on, what is that character? Regressive nature. तो आप यहां पे लिख सकते हैं, due to this we have multiple tax rates. याद रखना, यही वो फीचर है जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल टैक्स रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल टैक्स रेट्स देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर इन योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? डन, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान से देखना है आपने, नेक्स्ट पॉइंट पे देखना है आपने। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एनी एग्जांपल फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, एनीबॉडी? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो भी पर्सन लाइबल होता है, क्या वो डायरेक्टली पे करता है टू द गवर्नमेंट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी, कस्टम्स, दिस ऑल फॉल अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी गुड। सो आई एम वेरी श्योर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्लियर टू अस। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखेंगे जरा, दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 4। Now moving on to concept number 5. Concept number 5. Concept number 5. एक पॉइंट मैं बिल्कुल बेसिक से लेना चाह रहा हूँ, इट विल टेक 10 मिनट्स, ठीक है? बट मुझे लगता है कि अगर किसी भी बच्चे ने, हो सकता है बहुतों को पता हो, लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने अगर एग्जीक्यूटिव में रटा होगा ना, तो शायद उसका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता होगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को लेवी करने का सिस्टम क्या था। तो हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और हम आज क्या है वहां तक आएंगे, ठीक है? तो लिखेंगे जरा, फेजेस ऑफ लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम सिस्टम भी लिख सकते हैं। इन हाउ मेनी सिस्टम्स वर देयर फॉर चार्जिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, देखिए इन्होंने ना 2 सिस्टम बनाए बेटा, यानी कि हमारे पास 2 रिकमेंडेशंस आई, ठीक है? एक का नाम है सिंगल पॉइंट लेवी, सिंगल पॉइंट लेवी, और दूसरे का नाम है मल्टी पॉइंट लेवी। वन इज सिंगल पॉइंट लेवी, द अदर वन इज मल्टी पॉइंट लेवी। हाँ जी, पहले का नाम क्या है? सिंगल पॉइंट लेवी, अदर वन का नाम क्या है? मल्टी पॉइंट लेवी। ठीक है जी, सिंगल पॉइंट लेवी में भी 2 बाइफर्केशन आई। एक होता है फर्स्ट पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट, या तो फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट। सिंगल में भी 2 बातें थी बेटा, पहला क्या था? फर्स्ट पॉइंट लेवी, और दूसरा क्या था? लास्ट पॉइंट लेवी। क्लियर है? अब बच्चा कहता है सर क्या मतलब है इसका, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लास्ट पॉइंट एंड व्हाट इज दिस मल्टी पॉइंट? ध्यान से सुनेंगे जरा। सबसे पहले तो सिंगल पॉइंट क्या होता है? देखिए आप मुझे बताओ कि प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो क्या
हम बात कर रहे हैं टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब गुड्स का मूवमेंट होता है, कौन, जब गुड्स का मूवमेंट होता है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मूवमेंट कैसे होता है। बताओ, सबसे पहले ये कहां से शुरू होता है? मैन्युफैक्चरर से। सबसे पहले गुड्स को बनाएगा कौन? मैन्युफैक्चरर। फिर मैन्युफैक्चरर किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? रिटेलर्स को। और रिटेलर क्या आपको देगा? यही मूवमेंट है। क्वेश्चन ये था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को किस पॉइंट पे लेवी किया जाए, कहां लगाया जाए? यहां लगाया जाए, यहां लगाया जाए, यहां लगाया जाए, कहां लगाया जाए? तो मेरा क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? हर जगह लगेगा या किसी एक पॉइंट पे लगेगा? सिंगल का मतलब किसी एक पॉइंट पे लगेगा। एंड दैट एक पॉइंट कौन सा होगा? इट कैन बी फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी लास्ट पॉइंट। नाउ यू टेल मी, अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो किस पॉइंट पे लगेगा? जब पहली बार माल बिकेगा बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लेवी में, फर्स्ट पॉइंट लेवी में टैक्स को पे क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर करेगा? फर्स्ट पॉइंट लेवी में टैक्सेस को पे कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर। बट हु विल टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है? बताओ, गुड पॉइंट क्या है गवर्नमेंट के लिए? व्हाट इज गुड? क्या गवर्नमेंट को टैक्स इंस्टेंट मिलेगा? द गुड थिंग इज कि गवर्नमेंट विल गेट द टैक्स इंस्टेंट। इंस्टेंट कैसे? जैसे ही माल निकला गवर्नमेंट विल गेट द रेवेन्यू। तो मेरा क्वेश्चन है, गुड थिंग इज दैट गवर्नमेंट विल गेट द टैक्स इंस्टेंटली। इंस्टेंटली गवर्नमेंट को टैक्स मिलने जा रहा है। व्हाट इज बैड इन दिस? व्हाट इज बैड इन दिस? मुझे बताओ, सबसे लीस्ट वैल्यू कहां पे होगी? सोचने वाली बात है। क्या जब यहां से निकलेगा क्या सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा? और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां पे होगा? लास्ट। तो क्या गवर्नमेंट को यहां पर टैक्स का जो रेवेन्यू होगा क्या वो बहुत कम मिलने वाला है? यस और नो? गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पे टैक्सेस मिलेंगे वो अमाउंट बहुत कम मिलने वाला है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन। कम क्यों मिलेगा बेटा? क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि वैल्यू जो होगी वो सबसे लीस्ट होती है फर्स्ट पॉइंट। वी हैव लीस्ट वैल्यू एट द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सिंस वी हैव लीस्ट वैल्यू एट द फर्स्ट पॉइंट, सो द अमाउंट ऑफ टैक्स विल आल्सो बी वेरी लीस्ट। लॉक कर दें इसको। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट हैप्पी थी बिकॉज उसको बहुत जल्दी टैक्स मिला, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को एक निराशा भी थी कि उसको अमाउंट ऑफ टैक्स जो था वो बहुत कम मिला बिकॉज देयर वाज लीस्ट वैल्यू एट द फर्स्ट पॉइंट लेवल। नाउ टेल मी, इस चीज से बचने के लिए क्या गवर्नमेंट लास्ट पॉइंट लेवी लाई होगी? नाउ टेल मी व्हाट इज गुड इन द लास्ट। पहले तो लास्ट पॉइंट लेवी पे टैक्स लगेगा कहां पर? लास्ट पॉइंट लेवी पे टैक्स लगेगा कहां पर? क्या टैक्स लगेगा जब रिटेलर बेचेगा किसको? एंड यूजर को। यहां लगेगा। बट इसमें मुझे बताओ अच्छा क्या है और बुरा क्या है? व्हाट इज गुड? क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स जो होगा वो हाई आएगा बिकॉज इट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू? लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट विल बी द ड्रॉबैक इन दिस? यस, डेफरमेंट। क्या ये डेफर्ड हो रहा है? जो टैक्स हमें आज मिलना चाहिए था क्या वो डेफर हो चुका है? क्या वो बहुत लेट मिलेगा मुझे? यस प्लीज। अमाउंट ऑफ टैक्स हमें आज ना मिलकर क्या फ्यूचर में मिलेगा? डेफरमेंट हो चुका है इसका। आई एम वेरी श्योर द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। लॉक कर दें इसको। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, इसमें भी एक पंगा पड़ रहा है कि हमें जो टैक्स मिलेगा वो इमीडिएट नहीं मिल रहा, ये हमें काफी समय बाद मिल रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्या यहाँ पर इवेजन चांसेस भी बहुत ज्यादा है। बताओ कैसे? मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट इज वेटिंग कि कब वो एंड यूजर पे जाएगा। क्या बीच में हो सकता है वो चैनलाइज हो जाए कहीं और?
और पता चले कि प्रोडक्शन तो हुई है 1 लाख यूनिट की एंड गवर्नमेंट इज गेटिंग टैक्स ओनली ऑन 10,000, बाकी 90,000 का है, गवर्नमेंट को ट्रेस ही नहीं होगा। यस प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन है क्या दोनों ही सिस्टम में, सिंगल पॉइंट सिस्टम चाहे फर्स्ट पॉइंट हो चाहे वो लास्ट पॉइंट, क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी? तो मेरा क्वेश्चन है इंडिया में क्या ये सिस्टम आया या प्रिवेल ही नहीं करा? प्रिवेल ही नहीं करा। क्या गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को रिजेक्ट किया एंड देन दे शिफ्टेड टू कहां पर? मल्टी पॉइंट लेवी सिस्टम। ना बिना पढ़े ऐसे ही बता दो, अकॉर्डिंग टू यू मल्टी पॉइंट लेवी सिस्टम में क्या होगा? कौन बताएगा? क्या टैक्सेस विल बी लेविड एट ईच एंड एवरी पॉइंट? तो आइए देखते हैं जरा। मैन्युफैक्चरर ने सपोज करो 100 रुपए का माल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, ठीक है जी, एंड आई एम टेकिंग टैक्स रेट ऑफ 5%। तो इसने 5 रुपए का टैक्स चार्ज किया और ये 105 रुपए हो गए, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर ने 105 रुपए पे करे, तो हु विल टेल मी व्हाट इज कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर? भाई जब मैं 105 रुपए पे करके आ रहा हूं तो क्या दिस बिकम्स माई कॉस्ट? बोलो बेटा। ना हु विल टेल मी कि 105 रुपए कॉस्ट के अंदर क्या मैं अपना एक वैल्यू एडिशन भी लूंगा? भाई मैं भी तो कुछ कमाऊंगा ना। तो सपोज करो कि इसके अंदर मेरा एक वैल्यू एडिशन है 15 रुपए का, तो ये कितने का हो गया? 120 रुपए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि एज पर मल्टी पॉइंट सिस्टम क्या हर पॉइंट पे टैक्स लगेगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भैया जब तुम रिटेलर को दोगे ना, तुम 5% मुझे दोगे। तो मेरा क्वेश्चन, दिस अमाउंट ऑफ टैक्स जोड़ने के बाद इट बिकम्स 126। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिटेलर के पास ये कॉस्टिंग कितनी आ गई बेटा? 126। एंड प्रिज्यूम कर लेते हैं दैट द वैल्यू एडिशन बाय द रिटेलर इज 14 रुपए। तो रिटेलर के लिए ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 140। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जब तू बेचेगा किसको? एंड यूजर को, तो तू भी 5% चार्ज कर लेना। तो इसने चार्ज करा 7 रुपए, तो आपको ये प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट करा बेटा? 147। सो मल्टी पॉइंट सिस्टम इनिशियली इस तरह से लाया गया। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों को समझ आ चुकी है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या इसमें डबल टैक्सेशन भी हो रहा है एंड कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी हो रहे हैं? कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स। कैसे? मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूं, जिनको समझ अगर नहीं आया हो तो प्लीज चेक करेंगे, ठीक है? मुझे बताओ 120 में क्या क्या आ रहा है? 120 के कंपोनेंट्स बताओ। इस 120 के ऊपर आपने 6 रुपए चार्ज करा है ना, इस 120 के बाइफर्केशन दो क्या क्या है। 120 में 100 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट है, 5 रुपए जो मैंने क्या पे करा था? टैक्स, और 15 रुपए क्या है? वैल्यू एडिशन। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं 120 का 5% निकाल रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं तीनों का 5% निकाल रहा हूं? आई एम कैलकुलेटिंग 5% फॉर ऑल थ्री। भाई 120 का 5% बोलो या तीनों का सेपरेट 5% बोलो, बात तो एक ही है ना। हु विल टेल मी व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग 5% ऑफ दिस 100, क्या 100 पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर दे चुका था और मुझसे आप दोबारा उसी 100 पे फिर ले रहे हो? क्या इट्स अ केस ऑफ डबल टैक्सेशन? बोलो। ठीक है, ये 5 क्या था बेटा? ये 5 क्या था? टैक्स। और टैक्स का 5% क्या आप मुझसे 25 पैसे यहां पे भी ले रहे हो? और ये क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। क्या इसको क्या बोलेंगे? कैस्केडिंग इफेक्ट्स, राइट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग, तो क्या हमारे पास 75 पैसा, क्या ये ओके था? तो मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि मल्टी पॉइंट सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वो क्या थी? That we were having double taxation as well as cascading effects, due to which क्या रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट क्या महंगा पहुंच रहा था? बोलो। क्या वो बार बार उसी 100 रुपए पे टैक्स दे रहा है, टैक्स पे टैक्स दे रहा है, क्या वो प्रोडक्ट महंगा होता जा रहा है? तो मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मल्टी पॉइंट सिस्टम है तो बेहतर, क्योंकि मुझे टैक्स हर वैल्यू पे मिल रहा है। बट जो कमियां आ रही थी वो क्या थी? एक तो डबल टैक्सेशन और दूसरा कैस्केडिंग इफेक्ट। सो माय क्वेश्चन टू यू, अगर हमें डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट्स हटाना हो तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन करोगे इस एग्जाम्पल को देखकर?
क्या गवर्नमेंट शुड चार्ज ऑन 120 या ओनली ऑन 15? ओनली ऑन। तो क्या अगर गवर्नमेंट ये दोनों पे चार्ज ना करे तो क्या काम बन जाएगा? बोलो। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मल्टी पॉइंट सिस्टम में क्या एक वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट डाला गया? कौन क्या कॉन्सेप्ट डाला गया? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, नाउ हु विल टेल मी, टैक्सेस लगाए जाएंगे ऑन मल्टी पॉइंट बेसिस पर फॉलोइंग वैल्यू एडेड सिस्टम। कम ऑन, फॉलोइंग। तो आप लिखेंगे जरा, अब लिखेंगे जरा, इन इंडिया in India, indirect taxes are levied using multi-point system on value addition made by every intermediary। जितने भी इंटरमीडियरीज वैल्यू एडिशन करेंगे, क्या दे विल पे टैक्स ओनली ऑन दैट कंपोनेंट? हाँ जी, दे विल पे टैक्स ओनली ऑन दैट कंपोनेंट। सो दे आर नॉट सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन एंटायर वैल्यू। इन फैक्ट दे विल बी पेइंग टैक्स ओनली ऑन देयर वैल्यू एडेड पोर्शन। लेकिन आपको मालूम है इस पे भी एक चैलेंज सामने आ गया, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब लिखो जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा? ये तो समझ आ गया कि वैल्यू एडिशन पे देना है। हाँ जी, ये तो समझ आ गया कि हमें वैल्यू एडिशन पे देना है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू नो दैट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू एडिशन निकालने के 3 मेथड्स हैं। हाउ मेनी मेथड्स? 3 मेथड्स। लिखो जरा। वन कॉल्ड एज एडिशन मेथड, वन कॉल्ड एज सबट्रैक्शन मेथड, एंड तीसरा था आईटीसी मेथड, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड। तीसरे मेथड का नाम क्या था? इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड। So we were having 3 methods for computation of value addition. 3 methods for computation of value addition. पहला कौन सा था बेटा? Addition, subtraction and then input tax credit. तो अब तीनों मेथड में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, एंड फिर आप मुझे कंफर्म करना कि विच वन इज बेटर, एंड देन वी विल स्टक टू दैट। और अगर आपको ये सिस्टम समझ आ गया तो ये शुरुआत है हमारे जीएसटी। क्लियर है या नहीं? अब मेरा एक क्वेश्चन है, इन मेथड्स को पढ़ने से पहले हु कैन टेल मी वैल्यू एडिशन होता क्या है? एनीबॉडी ऑफ यू? व्हाट इज वैल्यू एडिशन? होता क्या है ये? कोई बता सकता हो? एनीबॉडी? इसको हम एक वर्ड में डिफाइन करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स को वैल्यू एडिशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है? अब मुझे कितने का बेचना है, अब ये किस बात पे निर्भर करेगा? ध्यान से सुनना, मेरे खर्चों पे और मेरे प्रॉफिट पे। एग्जाम्पल, जिस जगह में मैं बेच रहा हूं क्या उसका रेंट होगा, मेरे एम्प्लॉइज की सैलरी है, बिजली का बिल है, प्लस मेरा प्रॉफिट है। इन सबको जोड़ के क्या मेरे को अल्टीमेटली ये सब जोड़कर उतना पैसा मिलना चाहिए, और इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है द अमाउंट विच इज पेड टू लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर। बोलो, लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर।
लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर को जोड़ दोगे ना तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। तो लॉ कहता है वैल्यू एडिशन इज वेरी सिंपल, यू सिंपली ऐड ऑल फैक्टर पेमेंट्स। अब सभी फैक्टर पेमेंट को क्या करो, ऐड करो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एडिशन मेथड कहता है ऐड ऑल फैक्टर पेमेंट्स, कम ऑन, क्या कहता है, ऐड, भाई उसने क्या बोला, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन बताएगा, हाँ जी, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, किसको, ऑल फैक्टर पेमेंट्स, सभी फैक्टर पेमेंट्स को मुझे जोड़ना होगा। यानी कि मुझे देखना होगा मेरा लेबर कितना है, मेरा मटेरियल कितना है, ठीक है ना, और मेरे अदर खर्चेस कितने हैं और मेरे प्रॉफिट कितने हैं, ये सब जोड़ के आई विल गेट टू नो व्हाट इज माय वैल्यू एडिशन। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग डू यू थिंक सो, क्या ये फिजिकली ये फिजिबल है मेरे लिए कि मैं एवरी डे पता लगाऊं कि मैं इसमें कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं और मेरा पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, इम्पॉसिबल। तो लोगों ने कहा कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना ये लग तो सकता है, लेकिन ईयर एंड पे कब पता चलेगा ये, भाई जब ईयर एंड पे हम P&L बनाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने खर्चे थे। यस प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सेल हमें ये पता नहीं चल सकता कि हमारा फैक्टर पेमेंट कंपोनेंट कितना है। तो क्या ये मेथड अप्लाई करना क्या इजी था या ये बुकिश मेथड है, बुकिश मेथड, बिकॉज ऑल दीज पेमेंट हमें पता तो चल सकती हैं लेकिन ईयर एंड पे पता चल सकती हैं, ना कि एट द टाइम जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। क्लियर है या नहीं? तो इसीलिए इस मेथड को रिजेक्ट किया गया। समझ आ गया? सो ये मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया गया? बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फैक्टर पेमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या समझ आ गया? नहीं तो आप लिख सकते हैं दिस मेथड वॉज रिजेक्टेड, या डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट भी बोल सकते हो। दिस मेथड वॉज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट as the factor payments are known, the factor payments are known, yes please, factor payments are known कब? At the end of accounting period, at the end of accounting period and not at the time of sale। ठीक है जी, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। सेल करते समय हमें नहीं पता चल सकता कि हमारा टोटल फैक्टर पेमेंट कितना हुआ होगा। आई एम वेरी श्योर द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? राइट, सो आई एम रिजेक्टिंग दिस मेथड। राइट, मूविंग ऑन टू द सबट्रैक्शन मेथड। लॉ ने कहा फिर ठीक है ना यार, अगर ऐसी बात है तो ये काम करते हैं, तुम ये बताओ पेन खरीदा कितने का था और बेचा कितने का, द डिफरेंस इज वैल्यू एडिशन। 10 रुपए का खरीदा 15 का बेचा, वैल्यू एडिशन 5 रुपए। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस। तो उन्होंने कहा ये तो इजी हो गया ना, तुम छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें कितने का पड़ा था, तुम कितने का बेच रहे हो, एंड द डिफरेंस विल बी टेकन एज क्या? वैल्यू एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन मेथड कहता है वैल्यू एडिशन का मतलब होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं इस पर एक इलस्ट्रेशन लेना चाह रहा हूं ताकि मैं इसके अंदर एक कमी दिखाऊं आपको। आपको एक कमी दिखेगी तभी हम थर्ड मेथड की ओर बढ़ पाएंगे। जब तक मैं आपको कमी नहीं दिखाऊंगा तो हम सुपीरियर नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, सबने ध्यान से देखना, आपने सोच के बताना है मुझे। ठीक है? मान लो एक आदमी ने 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और 22 रुपए का बेच दिया। ठीक है जी? और ये जो फिगर मैंने आपको दी है ना, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है बेटा, और ये फिगर भी क्या है? एक्सक्लूडिंग टैक्स। राइट, दोनों चीजें एक्सक्लूडिंग टैक्स है। 10 रुपए की खरीदी और कितने की बेची? 22 रुपए। क्लियर है?
अगर मैं कहूं कि मेरा टैक्स रेट 5% है, बताओ एज पर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या हम सिर्फ वैल्यू एडिशन पे पे करेंगे? तो आप में से कोई मुझे बता दीजिए व्हाट इज वैल्यू एडिशन? व्हाट इज वैल्यू एडिशन? 12 रुपए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड वन मोर थिंग, अगर वैल्यू एडिशन 12 रुपए है तो फिर वैल्यू एडिशन टैक्स कितना होगा? 12 का 5%। कम ऑन, 60 पैसे। यही आंसर होगा। कम ऑन, नोट करिए, नोट करिए, क्योंकि यहीं से ही मैं आपको एक इसके अंदर एक कमी दिखाने जाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि हम तीसरे मेथड में क्यों जाने वाले हैं। पहले मुझे बताओ, तुम फेस टू फेस में कैसा फील आ रहा था? ऐसा देखो, इतनी देर ना तुम घर पे नहीं बैठ सकते थे। इतनी देर में ना तुम्हारे को ना सारी इमरजेंसी होती है। प्यास भी लगती है इसी समय पे, नहीं, खाना भी इसी समय पे आता है, मम्मी आवाज भी इसी समय पे मारती है, इसी समय पे हमारे घर के नीचे से ना बारात जा रही होती है। होता है ना डिस्ट्रैक्शंस, है कि नहीं? और मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी बच्चे ऑनलाइन में, ये सिर्फ सीएस तो बनेंगे, प्रोफेशनल्स नहीं बन पाएंगे। हम टेलिंग यू, प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये काफी नहीं है, बहुत कुछ है। और मैं हमेशा मानता हूं कि ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों को डिसेंसी, मतलब प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें व्हेन यू आर कमिंग टू द प्लेस, तब जाके थोड़ा सा रियलाइज होती है। सुबह सुबह तैयार होना कितना अच्छा लगता है, सब भूल गए थे। नहीं, नहाए नहीं नहाए एक ही बराबर है, कौन पूछता है? पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो। और वो कितना अजीब सा, आई एम सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी इन द मॉर्निंग कि मैं घर से जब निकला तो मेरी वाइफ ने बोला लो टाई पहनो। मैंने ओ माय गॉड, आई वाज मिसिंग सो मच कि यार ये कब ये कहीं सपना ही ना बन जाए, पता चले। अब क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऊपर तो शर्ट पहन ली, नीचे पजामे में ही बैठे हुए हैं। नहीं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, क्या होता है कि ना, एक चीज आप मानना, ये बहुत बड़ा सच है कि योर, जो आप प्रेजेंटेशन, जैसे आप जो जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो ना, आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है। मानते हो? जब शादी में जा रहे हो, है ना, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा तैयार होके जाना है, ऑल दैट, तो आप बिल्कुल अलग तरीके की सोच होती है। वहां पे नींद नहीं आती, चाहे रात को 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, गोलगप्पे खाने का मन करता है। होता है ना, होता है ऐसा। और घर में बैठे हैं तो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है जैसे सुबह से लेकर रात तक रात ही चल रही है, जब मर्जी सो जाओ। तो डिसेंसी लेवल कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे मिसिंग हो जाता है। सो आई फील, बाकी लोग, लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सर्चिंग फॉर कंफर्ट। अभी ये ना कोरोना कोरोना जो है ना, ये ना बहाना हो गया हम लोगों का। मॉल भी जाएंगे, मूवी भी देखेंगे, नहीं सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोचिंग सेंटर कोरोना है, मतलब यही घूम रहा है, यही घूम रहा है वो सारा, नहीं बाकी कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है इनको। सारी चीजें हाई लेवल पे चल रही हैं और नॉर्मल वे में चल रही हैं। नहीं, और पेरेंट्स को भी कोचिंग नहीं, अब भी नहीं। अच्छा मूवी चलो, होता है। अभी हम लोग जाते हैं, मैं अभी कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे भी चले जाओ, वहां पर भी बहुत भीड़ है ना, हर जगह इट इज एज इफ, मुझे हमेशा जब मैं अपने कोचिंग सेंटर की बात करता हूँ तो मुझे तभी फील होता है अभी कोरोना चल रहा है, बाकी किसी चीज में फील नहीं हुआ। अब आप कितने लोग हैं, चलो मुझे बताओ, कि घर में सामान आता है और अब आप दोबारा सैनिटाइज करते हो, धोते हो, पैसों को भी ऐसे ऐसे करते हो तुम्हें कोई पैसे देता है, कोई वेंडर आके पैसे देता है तो तुम उसको पहले यूं करके दूर रखते हो। और ऐसा भी होता है सामान 2 दिन बाहर ही पड़े रहने दो, 48 घंटे बाद अंदर लाएंगे। बोलो, है कुछ ऐसा?
इनफैक्ट अब तो मैं देख रहा हूँ 80% लोग तो मास्क भी नहीं पहन रहे। मास्क तो ये हो गया, मफलर बन गया, चल नीचे, है कि नहीं? तो भगवान करे सबको जल्दी से बुद्धि बख्शे। एटलीस्ट जो आ सकते हैं दे शुड कम। जो बिल्कुल जेन्युइनली नहीं आ सकते, देखो उनके लिए तो ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोकल में हैं, दे वर कॉलिंग मी आउट, सब मम्मा कह रही है अभी आप उस पे दे दो, लैपटॉप पे ही, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा एंड प्लीज टेक योर टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट। मान लेते हैं कॉस्ट है 105 रुपए इंक्लूडिंग 5% टैक्स and my selling price is 275 including 5% tax। ठीक है जी, टैक्स रेट 5% ही है मेरा। टेल मी वैल्यू एडेड कितना होगा और वैल्यू एडेड टैक्स कितना होगा। पहले मुझे बताओ वैल्यू एडिशन कितना होगा इसमें। व्हाट विल बी द वैल्यू एडिशन? एनीबडी? सिर्फ ये बताओ वैल्यू एडिशन कितना होगा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इन दोनों का जो गैप होगा, इन दोनों का जो गैप होगा कितना आएगा गैप? इन दोनों का गैप कितना है? 170। हाँ जी, इन दोनों का गैप कितना है बेटा? 170 है। यार एक सेकंड, थोड़ा सा ना राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, 262.5 कर, थोड़ा सा, फिर नहीं तो तुम डेसिमल में फंस जाओगे। बताना जरा गैप कितने है? ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन हु विल टेल मी दिस वैल्यू एडिशन, क्या ये एक्सक्लूडिंग टैक्स आया या इंक्लूडिंग टैक्स आ गया? ये क्या आ गया बेटा? इंक्लूडिंग टैक्स। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मुझे इसको एक्सक्लूडिंग टैक्स करना हो तो कैसे करोगे? एनीबडी कैन आंसर मी? डिवाइड बाय 105 कर दो। डिवाइड बाय 105 क्यों कर दो? क्योंकि इसके अंदर टैक्स कितना जुड़ा हुआ है? 5। अगर 10 होता तो 110। जितना टैक्स जुड़ा हुआ है डिवाइड बाय दैट इनटू 100 कर दो। क्या 150 रुपए वैल्यू एडिशन एक्सक्लूडिंग टैक्स आ गया? कम ऑन बेटा, क्लियर हो गया या नहीं? मतलब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बताओ क्या? क्या हमें इसको एक्सक्लूडिंग टैक्स बनाना पड़ रहा है? पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई क्योंकि पहले से क्या था? एक्सक्लूडिंग टैक्स था। बट इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, वी नीड टू मेक इट एक्सक्लूडिंग टैक्स। क्या इसके बाद सेम क्वेश्चन हो जाएगा? तो वैल्यू एडिशन टैक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? 150 इंटू 5/100, 7.5। क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं? एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या किया, कोई बताएगा? यू नीड टू मेक इट excluding tax. Earlier it was including tax, but we made it excluding tax. I hope point is clear to everyone. Yes please, very well done, बहुत बढ़िया, शानदार। सबको क्लियर हो गया? अब इसमें प्रॉब्लम समझ लो क्या है। आप में से कौन मुझे बता सकता है कि एक्सक्लूडिंग टैक्स करने के लिए आपने डिवाइड बाय 105 किया था? आपके सामने ही वर्किंग है। आपने पता है क्यों किया 105? क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों पे टैक्स का रेट कितना था? 5%। चलो अगर मैं बोलूं इनपुट पे 5 है और आउटपुट पे 12 है, अब करके दिखाओ। सबट्रैक्शन मेथड नॉट एप्लीकेबल, लगेगा ही नहीं। हाँ, तो सबट्रैक्शन मेथड का पंगा क्या है? अप्लाई तभी होता है जब इनपुट और आउटपुट पे टैक्स रेट सेम होता है।
लेकिन अगर दोनों पे टैक्स रेट सेम तो सर ये मेथड अप्लाई, गेटिंग द पॉइंट? यस प्लीज, आई होप क्लियर टू एवरीवन। तो अगेन लिखेंगे जरा, subtraction method not applicable, subtraction method not applicable where we have different tax rates on input and output. I am very sure if you understood this, तो एक तरह से जिसमें भी कोई कमी आएगी तो वो तो हमें हटाना ही है। यस प्लीज। सो अब हम चले गए कौन से मेथड पे? इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड पे। कौन सा मेथड है ये? इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज आईटीसी मेथड। आवाज मारो, क्या होता है ये? आईटीसी मेथड। सो नाउ द क्वेश्चन इज आईटीसी मेथड क्या है? हाँ जी, द क्वेश्चन इज व्हाट इज आईटीसी मेथड, होता क्या है ये? ठीक है ना, आईटीसी मेथड होता क्या है एंड हाउ आई कैन से दिस इज द सुपीरियर मेथड। कम ऑन, दिस इज द, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने आपका समय लिया, बट यहां तक पहुंचने के लिए कि इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मल्टी पॉइंट सिस्टम फॉलो करते हैं, बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, एंड द मेथड फॉर विच इज यूज्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड। समझ आ गया जी? तो अगर मैं आपको ये बता दूंगा तो मेरा वो पॉइंट जो मुझे एक लाइन में मैं लिखवा सकता था, बट मैंने वो प्रूव करके छोड़ दिया ताकि आपको कुछ रटना ना मिले। क्लियर है? सो अब आईटीसी मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आईटीसी मेथड कहता है कि मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा तो उसने कितने रुपए चार्ज करे? 5 रुपीज चार्ज करे। किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये 5 रुपए उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो गवर्नमेंट के पास 5 रुपए आए, किसने दिए? मैन्युफैक्चरर ने। किससे लेकर दिए? सारे बोलेंगे किससे लेकर दिए। वेरी गुड। तो अब लॉ कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसको अब हम क्रेडिट देंगे उस 5 रुपए का। उसको हम क्या देंगे? एक क्रेडिट देंगे। कितने का? 5 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि सर मैं इस क्रेडिट का करूंगा क्या? तो लॉ ने कहा इस क्रेडिट को तुम इस्तेमाल करना जब भी तुम्हें हमें फ्यूचर में टैक्स पे करना होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सोच के बताना सबने। टेक योर टाइम, आंसर मी। आप में से कौन बता सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपए का क्रेडिट मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? What will be the cost of distributor? 100 rupees. Now please try to understand. जिसको नहीं समझ आया समझेंगे जरा। सपोज आपने मुझे 20,000 पे करे, ठीक है? 20,000 पे करे, ध्यान से समझना। शी पेड भी 20,000, तो मेरे पास 20,000 आ गए। अब मान लेते हैं कि किसी वजह से मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाया या जो भी था, तो इसने कहा कि सर आपने तो पूरे कोर्स के पैसे लिए थे, तो आपने एक चैप्टर तो कराया नहीं, तो उसके मुझे पैसे वापस करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ। तो मैंने 2,000 का एक क्रेडिट नोट दे दिया इसको, और मैंने इसको बोला दैट यू कैन रिडीम इट इन आवर इंस्टीट्यूट। जब भी फ्यूचर में तुम या तुम्हारा कोई दोस्त अगर पढ़ने आएगा, सो इट विल बी रिडीमेबल। सिंपल, कम ऑन। ठीक है। अब हुआ ये कि इस बच्चे ने 2,000 का इसके पास क्रेडिट नोट पड़ा हुआ है। तो ये आज के बाद क्या बोलेगी? इसको क्लासेस 20 की पड़ी या 18 की पड़ी? इसने दिया 20, 2,000 का क्रेडिट नोट ले लिया, तो इसको वो क्लासेस कितने की कॉस्ट करी? हाँ जी, कितने की? बिल्कुल सिंपल है ना। बिल्कुल उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर में नो डाउट दिए कितने? 105 दिए। कितने? लेकिन उस 105 में से 5 रुपए का उसको क्या मिल गया? क्रेडिट। सारे बोलेंगे 105 में से 5 रुपए का क्या मिला? क्रेडिट। तो हु विल टेल मी कॉस्ट कितनी आएगी? 100।
आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट फिर से कितनी हो गई, 100 रुपए। ठीक है जी। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वैल्यू एडिशन कितना किया था, देखो उसी एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू एडिशन कितना था बेटा, 15 रुपए। तो ये 115 की हो गई। यस प्लीज। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि 115 का प्रोडक्ट ये किसको देगा, रिटेलर को। बट लॉ ने कहा इस पर मुझे 5% क्या पे कर, टैक्स। कितना अमाउंट आएगा, 5% ऑफ 115 रुपए। हाँ जी, 15 रुपए का 5%, 5 रुपए 75 पैसे, 5.75 आ गया। अब आप में से कौन मुझे बताएगा, ध्यान से सुनते रहना, क्या ये 120 रुपए 75 पैसे का रिटेलर को बेचेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है ना। टेल मी, डिस्ट्रीब्यूटर को सरकार को पे कितना करना है और उसके पास क्रेडिट कितना है। सो हु विल टेल मी ये पे करेगा कितना। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट को 5 रुपए दिया मैन्युफैक्चरर ने और 75 पैसे किसने दिए, क्या इसका क्रेडिट हट गया, कम ऑन। और अगर ध्यान से देखो तो 15 रुपए का 5% क्या 75 पैसा ही होता है, और उसने दिया भी कितना है, समझ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, वेरी गुड। नाउ हु विल टेल मी रिटेलर को क्रेडिट कितना मिलेगा। रिटेलर ने इतने पैसे दिए लेकिन उसमें से 5 रुपए 75 पैसे जो टैक्स कंपोनेंट था, क्या उसको क्रेडिट मिलेगा। तो कितना क्रेडिट आया। नाउ हु विल टेल मी अगर 5.75 का क्रेडिट आया तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 115। चेक करो रिटेलर का वैल्यू एडिशन कितना था, तो ये कितना हो गया 129। और 129 पे अगेन हमें क्या निकालना है, 5%, 6.45। तो ये 135.45 का क्या एंड यूजर को मिला ना। अगेन टेल मी 6.45 रिटेलर ने पे करना है और उसके पास क्रेडिट कितना है, द डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट, क्या 0.7 अल्टीमेटली वो पे करेगा टू द गवर्नमेंट। और अगर आप क्रॉस चेक करके देखो 14 रुपए का 5% होता भी कितना, क्या उसने अपने वैल्यू एडिशन पे ही दिया। कम ऑन यार, इस सिस्टम में क्या कोई लूप होल नहीं था। कम ऑन, अगर रेट अलग भी होंगे तो भी चलेगा। यस प्लीज। तो इसको बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट मूवमेंट। कम ऑन, क्या बोलते हैं, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्या विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या यहां पर डबल टैक्सेशन भी हटा और कैस्केडिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं तुम बताओ, जो तुमने एग्जीक्यूटिव में सुनी थी लेकिन तुम्हें बताई गई थी, तुमने दिमाग नहीं लगाया था, आज तुम अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या ये आपको ये कॉस्ट कितने का करा, 135.45, आपको भी क्रेडिट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। व्हाट वाज द बेसिक ऑफ गिविंग यू द क्रेडिट, क्या रीजन था। डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग। और डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग तभी आता है जब आप आगे बेचते हो, एंड यूजर ने बेचा या खा गया, कंजम्पशन। तो मेरा क्वेश्चन है क्या चेन खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा देख, क्योंकि आगे कोई मूवमेंट नहीं है तो देयर इज नो डबल टैक्सेशन, देयर इज नो आईटीसी ऑल्सो। आईटीसी देने का शौक नहीं था हमें, क्या हम डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस पॉइंट पे वो खत्म हो गया वहां पर क्रेडिट भी खत्म हो गया। क्या समझ आ गया। इसीलिए आपको बोला जाता है एंड यूजर्स को क्रेडिट्स नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर चेन ही खत्म हो जाती है और देयर इज नो पॉइंट ऑफ डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट्स फ्रॉम देयर। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज द फाइनल क्रक्स कि अगर मुझसे कोई आज पूछता है कि क्योंकि हमें जीएसटी पढ़ना है तो आपसे कोई पूछे बताओ, ये पहली लाइन है पता है, जीएसटी का फीचर नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड सिस्टम। जीएसटी इज बेस्ड ऑन, सो आई टुक सम टाइम कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं। क्या आपको लॉजिक समझ आ गया। यस प्लीज। तो अब लिखेंगे जरा,
GST is based on value added system where every supplier is eligible to take credit of taxes paid on input, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. Every supplier is eligible to take credit of taxes paid on input, which is also called as ITC. ये सबको क्लियर है या नहीं? यस प्लीज. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. लॉक कर दे. देखो ठंड लग रही है. हाँ, तो पीछे यहां चलिए सेकंड रो में. वैसे अब मौसम चेंज हो गया. हमने इसीलिए वो वाले एसी चालू ही नहीं करा. नहीं है. अभी तो ये पता है हम लोगों को ना क्या हुआ कि अभी हमारी सेटलमेंट ही नहीं हो रही है इस जगह के साथ. इट विल टेक टाइम. मैं तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ. अभी जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे तो इसका बड़ा बुरा हाल था. ये आपको जैसा भी लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी खूबसूरत एज कंपेयर टू when we were agreed to take this. अभी हम एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, अभी हमें मालूम है कि फ्लो ऑफ स्टूडेंट टाइम लगेगा तो बच्चों को सेटल होने में. प्रॉब्लम ये नहीं है टाइम लगेगा. प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग टीचर्स भी ना इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, जस्ट कॉस्ट कटिंग. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, बट हर आदमी जानता है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स, कि उनका लॉस हो रहा है. ये बहुत बड़ा सच है. बट वही है कि आंखें मूंदी हुई, चलने दो चलने दो चलने दो, वो वाली कहानी है. तो ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट किया होगा थ्रेट वाला. चलिए, सो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया हमें. ठीक है. अब जीएसटी में मैं एंट्री लेने जा रहा हूं. मैंने आपको सिर्फ जीएसटी का पहला फीचर बताया और उसके लिए मैंने कुछ चीजें आपको बैकग्राउंड से ली थी. लेकिन अगर आप वाकई में ही जीएसटी को अच्छे से समझना चाहते हो विद प्योर रीजनिंग, अगर आप चाहते हो ना कि लॉ में नॉट विथ स्टैंडिंग भी क्यों लिखा है, सब्जेक्ट टू क्यों लिखा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपके पास रीजन तभी मिलेगा आपको जब आपको मालूम होगा कि पहले क्या था, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड क्यों जीएसटी को लाना पड़ा. सो आई विल टेक अनदर 15 to 20 minutes, but I promise you, after knowing the facts, for you people to understand GST will be very easy and very interesting. In fact, बहुत सारी चीजों में आप मुझसे पूछोगे ही नहीं, आप अपने आप कोरिलेट कर लोगे कि हाँ ये रीजन से ये प्रोविजन बना. क्या मेरा पॉइंट समझ आ रही है? एंड यू विल बी शॉक्ड जब मैं हर प्रोविजन का रीजन पुराने लॉ के साथ लिंक करके बताऊंगा. क्लियर है नहीं? सो इफ यू रियली वांट
कि मुझे यार हर पॉइंट का रीजन पता होना चाहिए, देन यू शुड लिसन टू मी। अर्लियर टैक्स रेजीम, द प्रॉब्लम्स एंड उनका निवारण इन जीएसटी। क्लियर है? तो आराम आराम से, मैंने कहा ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो आज की क्लास मैं सिर्फ इंटेंट के साथ आया हूं कि आपका मैं पूरा बेस बना दूंगा, उसके बाद पढ़ना ही है आपको। बट आज की क्लास के बाद ना आपको इतना अच्छा फील आएगा कि आपको मैं हर डेफिनेशन के अंदर एक एक वर्ड, एक एक कॉमा का रीजन बता पाऊंगा। आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज ऐसा था। और अगर मैंने आज ये 15-20 मिनट नहीं दिए तो मुझे हर बार उसको रीजन देने के लिए क्या दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। तो एक ही बार हम पूरा चार्ट बना लेते हैं, जब भी कहीं फंसेंगे ना इस चार्ट पे आ जाना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? तो ध्यान से देखना सब। तो ऊपर लिखेंगे कॉन्सेप्ट, कितने हो चुके थे हमारे? ये 7th है, तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7। अर्लियर टैक्स सिस्टम, अर्लियर टैक्स सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स। पहला फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल टैक्सेस which made earlier tax system very complicated। पुराना जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था। पुराना जो टैक्स सिस्टम था, हाँ जी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों माना जाता था? बिकॉज पुराने लॉ में वी वर हैविंग मल्टीपल टैक्सेस। सारे बोलेंगे क्या थे हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, जब हम गुड्स की बात करते थे, जब हम गुड्स की बात करते थे तो मैन्युफैक्चरर से कहा जाता था कि तुम एक्साइज पे करो। मैन्युफैक्चरर क्या पे करता था बेटा? एक्साइज। और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी। एक्साइज को लेवी कौन करता था बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, गुड्स पर सबसे पहले एक्साइज पे किया जाता था बाय दी मैन्युफैक्चरर, राइट। फिर उसके बाद जब ये मूव करता था तो डीलर्स जो उस प्रोडक्ट को बेचते थे, अगर वो इंट्रा स्टेट बेचते थे तो उन पर वैट लगता था, जिसे स्टेट लेवी करती थी। हाँ जी, जिसे स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी। और इन केस अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता था तो उस पर सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। सीएसटी याद रखना, लेविएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट था। लेवी कौन करता था? सेंट्रल। और कलेक्शन किसके पास जाती थी? स्टेट के पास। और सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। और ये भी लेवी करने की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसे भी लेवी करने की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब आपने मुझे बताना है, सोच के बताएंगे जरा, इतने सारे टैक्सेस थे। सो आप मुझे पहला आंसर दीजिए, क्या इंडिया में
टैक्सेबल पर्सन्स भी मल्टीपल होते होंगे। बोलो, बताओ, एक्साइज में टैक्सेबल पर्सन कौन होता था? मैन्युफैक्चरर। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता था दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। वैट में डीलर और सर्विस टैक्स में क्या सर्विस प्रोवाइडर को हम टैक्सेबल पर्सन बोलते थे। सो सिंस वी वर हैविंग मल्टीपल टैक्सेस एंड देयरफॉर वी वर हैविंग मल्टीपल टैक्सेबल पर्सन्स। क्या सबको क्लियर है? ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कुछ टैक्सेस लेवी किए गए थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ टैक्सेस को लेवी किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो आप में से कौन मुझे बता सकता है, क्योंकि अलग अलग टैक्सेस को अलग अलग गवर्नमेंट लेवी कर रही थी, तो क्या इसमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी होती थी? बताओ, मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन लेता था एक्साइज में विद सेंट्रल गवर्नमेंट, डीलर वैट में विद स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज वाले सर्विस टैक्स में विद सेंट्रल गवर्नमेंट। यस प्लीज। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। तीसरा प्रॉब्लम था यहां पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। ठीक है बेटा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो सबसे घटिया चीज होती थी वो क्या थी? इंडिया कहने को एक कंट्री थी, बट स्टिल सेम प्रोडक्ट हमें अलग अलग स्टेट्स में क्या डिफरेंट प्राइसेस पे मिलता था, बिकॉज ऑफ वैट। कौन? बिकॉज ऑफ क्या वैट का रेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? क्या ये हर स्टेट में रेट अलग हो सकता था, जिसकी वजह से क्या मल्टीपल प्राइसेस ऑफ सेम कमोडिटी इन डिफरेंट स्टेट्स? बोलो। तो इसका मतलब क्या पुराने लॉ में कहने को इंडिया वन नेशन था, क्या वन नेशन होने के बावजूद वी वर हैविंग मल्टीपल प्राइसेस? वी वर हैविंग। कितनी अजीब सी बात है कि हम ऐसा, अब देखो, हम अभी अगर ये बात करें कि आईफोन दुबई में सस्ता है तो समझ आती है, कितना बुरा लगेगा हम ऐसे बोले यूपी में सस्ता है, दिल्ली में महंगा है, अरे मुंबई से आईफोन लेते आना, वहां सस्ता है। अभी तक तो हम यही बोलते हैं ना, यूएस जा रहे हो ना तो वहां से ले आना, बहुत सस्ता है, समझ आती है ना। बट यहां पर भी ऐसा ही चल रहा था। तो लिखो जरा, ड्यू टू स्टेट टैक्सेस we were having multiple prices for same goods in different states। बताओ, ये आज भी हो रहा है? किस में हो रहा है ये आज भी? ये फोर्थ फीचर आज भी है, किस में? लिकर में। बोलो, कितने लोग बताएंगे कहां पे दारू सस्ती है? बताओ। यूपी में, हरियाणा में? चलो, अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे आप, ये अच्छी बात है, इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बताओ, मैं दारू का रेट मेरे से पूछो, अच्छी बात है। पेट्रोल का रेट अलग है, ये तो मालूम है, हर स्टेट में अलग है ना। बोलो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पेट्रोल अभी भी जीएसटी के अंदर, वो जीएसटी से बाहर है, लिकर भी जीएसटी से, इसीलिए क्या आज भी इनके क्या डिफरेंट प्राइसेस आते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। क्लियर है? फिफ्थ पुराना
प्रॉब्लम क्या था? हाँ जी, ध्यान से सुनना जरा। डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट्स इवन आफ्टर आईटीसी सिस्टम। ये सिस्टम आने के बाद भी ये दो चीजें पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुई, ये फिर प्रिवेल कर गई। मैं रिपीट करूंगा, इवन डबल टैक्सेशन, अभी मैंने बताया ना कि आईटीसी के बाद ये हट गया, यही बताया था मैंने। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरी तरह से नहीं हटा था, ये पूरी तरह से नहीं हटा था। अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है ना। बड़े सारे एग्जाम्पल दूंगा और उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे 1 2 3 करेंगे। क्लियर है? एंड एक एक पॉइंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहां देखने को मिलेगा? जीएसटी। एंड देन यू विल अप्रिशिएट कि हमें जीएसटी के फीचर सारे लर्न भी हो गए, रटे नहीं हमने, समझे। क्योंकि फीचर्स जो भी बनाए गए थे, क्या वो पुराने लॉ में प्रॉब्लम्स को देखकर बनाए गए थे? तो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुम्हें उनके निवारण के बेसिस पर फीचर बताने हैं। क्लियर है? नहीं, फीचर्स में देखना तुमसे अभी तुम ही बोलोगे 10 मिनट बाद, मैं नहीं बताऊंगा। और वो वाला नहीं बताना जो तुमने एक्सी में रट्टा मारा था, यहां से देख के बताना कि क्या होना चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है ना? ताकि आपको लगे कि हाँ, हम लोगों ने जो भी बताया दैट वाज विद रीजन, हमें पता था ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना क्या हुआ। पहला प्रॉब्लम, डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग कहां पे आता था? जो एक्साइज डीलर था ना, अब वो माल बनाकर बेचता भी तो था, खाली बनाता था या बेचता भी था? तो वो डुअल रजिस्ट्रेशन लेता था, एक्साइज में भी और वैट में भी। सिर्फ भाई मैंने माल बनाया, बना के घर तो ना रखूंगा, क्या मैं बेचूंगा भी तो सही? कम ऑन। ठीक है, अब एक्साइज का रजिस्ट्रेशन उसने किस पे लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और वैट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ध्यान से देखना कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। क्लियर है? अब मान लो वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया उसने, तो 5% एक्साइज थी, तो ये कितने का हो गया? 105 का। आपको जान के हैरानगी होगी कि वैट लगता था 105 पे, यानी कि वैट किस वैल्यू पे लगता था? इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स। उस वैल्यू पे वैट लगता था जो कि इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स। तो मेरा क्वेश्चन, इसका मतलब पुराने लॉ में जहां सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस एक साथ लगते थे, क्या वहां पर अभी भी डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग हो रहा था? समझ आ गया? मैं आपको वो जगहें बता रहा हूं जहां पर आईटीसी मेथड आने के बावजूद क्या डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग चल रहा था। बोलो। तो पहला कौन सा था? जहां पर फर्स्ट वाले में हमने क्या एग्जांपल पढ़ा? जहां पर सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज एक साथ लगती थी, और वो मैंने एग्जांपल दे दिया, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज डीलर। कम ऑन, यू आर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज डीलर। तो कौन मुझे बताएगा क्या इस पे 5% वैट भी लगेगा? यस प्लीज। तो जैसे ही 5% वैट लगाओगे, कौन बता सकता है क्या इस पे डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग नजर आ रहा है? यस और नो? बोलो मेरे बच्चे। तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट वाला केस कौन सा है? वेयर सेंट्रल एंड स्टेट लेवी वर टुगेदर। और एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? मैन्युफैक्चरर डीलर, अ पर्सन हु वाज मैन्युफैक्चरर डीलर। हाँ जी, अ पर्सन हु वाज मैन्युफैक्चरर डीलर। सबको क्लियर हो गया? यस और नो? कम ऑन, आई एम वेरी श्योर सबको समझ आ रहा है अच्छे से। आर यू श्योर? मैंने
ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब केस 2 देखेंगे जरा। केस 2 क्या होता था, मैं अपनी बात करता हूं। अरुण सेतिया क्लासेस was service provider and I was registered with central government, right? मैंने ना प्रोजेक्टर खरीदा, उस पर वैट लगा होता था। अब वैट का टैक्स किसने कलेक्ट किया था? स्टेट गवर्नमेंट ने। और सर्विस टैक्स किसको देना है? सेंट्रल को। अब तुम मुझे बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे क्या स्टेट टैक्स का क्रेडिट देगी या नहीं देगी? देगी नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है, इसका मतलब जो लोग सेंट्रल में रजिस्टर्ड थे उनको स्टेट का क्रेडिट, और जो लोग स्टेट में रजिस्टर्ड थे उनको सेंट्रल का क्रेडिट। अच्छा, अब क्रेडिट ना मिलने से क्या वो टैक्स मेरी कॉस्ट का, और अब वो कॉस्ट का जैसे ही पार्ट बनेगा क्या डबल टैक्सेशन आ जाएगा? कम ऑन, समझ आ गया नहीं? तो अब सेकंड रीजन लिखेंगे, नो क्रेडिट ऑफ taxes paid to central government, no credit of taxes paid to central government when registered with state government and vice versa. I hope point is clear to you. Sorry, उसका रीजन है ना, देखो लॉजिक समझना। आप इस बात को तो समझो कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट अलग है, ये तो मालूम है ना। अगर ना समझ आए ना, मैं जब आपके जितना था ना तो मुझे भी नहीं समझ आया। मुझे पता किस दिन समझ आया? मुझे उस दिन समझ आया जिस दिन, इनफैक्ट मेरी छोड़ो, मेरे बेटे को जल्दी समझ आ गया। एट द एज ऑफ 8 ईयर्स में उसको समझ आ गया कि सेंट्रल स्टेट अलग होते हैं, जब वहां मोदी जी आए और यहां पे केजरीवाल जी आए, तब पता चला नहीं गवर्नमेंट अलग होती है। आप समझ रहे हो? फील आ गया कि हाँ यार गवर्नमेंट तो अलग होती है। नहीं तो हमें बचपन से ऐसे लगता था गवर्नमेंट तो एक ही है, गवर्नमेंट तो है। लेकिन जिस दिन ये लोग बैठे ना, तो उस दिन समझ आया नहीं, बीजेपी अलग होती है, आम आदमी पार्टी अलग होती है। तो अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पर्सनल होके समझना है। तुझे लगता है कि जो टैक्स केजरीवाल जी के पास जाएगा उसका क्रेडिट मोदी जी देंगे? देख कितना जल्दी आंसर आ रहा है। वाइस वर्सा, जो टैक्स मोदी जी के पास जा रहा है और केजरीवाल जी कहेंगे आओ मुझसे उसका क्रेडिट ले लो। अभी सब देखिए क्या एकदम टिच, इट्स वेरी सिंपल ना। तो मेरा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, कि सेंट्रल स्टेट अलग है, तो सेंट्रल कहती है कि जो तुमने मुझे टैक्स दिया है वो सेंट्रल के साथ एडजस्ट करोगे आप, वो स्टेट के साथ एडजस्ट। और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जो तुमने मुझे टैक्स दिया है वो स्टेट के साथ एडजस्ट करोगे, सेंट्रल के साथ एडजस्ट नहीं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? नहीं? यस, तो ये ध्यान रखना। और तीसरा एक और, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, मैं समझा क्या रहा हूं कि पुराने लॉ में डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग पूरी तरह से इरेडिकेट, रीजन बता रहा हूं मैं आपको। क्या आपको रीजन समझ आ रहे हैं ना? बट जीएसटी में आई विल प्रूव यू क्या ये सारी वजह खत्म होने वाली है, तब आपको अपने आप समझ आ जाएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। क्लियर है? सो अब तीसरा ध्यान से सुनना, पुराना लॉ जो था ना वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। हाँ जी, पुराना लॉ क्या था हमारा? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था ना। व्हाट इज ओरिजिन बेस्ड, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। व्हाट इज ओरिजिन बेस्ड, ध्यान से सुनना है, डिटेल में सुनना है। क्लियर है?
ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है वो सुनिए। मान लीजिए कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू यूपी हो रही है। मूवमेंट ऑफ गुड्स कहां से हो रही है बच्चे? दिल्ली से हो रही है। कहां पे जा रही है? यूपी में जा रही है। सारे बोलेंगे मेरे साथ, दिल्ली से यूपी में जा रही है। ठीक है ना, ये मूवमेंट हो रही है फ्रॉम दिल्ली टू यूपी, फ्रॉम दिल्ली टू यूपी। ठीक है, ध्यान से सुनना सब। तो सोच के बताओ, जब दिल्ली से माल चला और यूपी गया, एज पर ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ये जो टैक्स का कलेक्शन होगा, सीएसटी होता था, किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को। ओरिजिन का मतलब जहां से ओरिजिनेशन हुआ। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन इज मेड बाय हूम? दिल्ली गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्शन मेड बाय हूम? दिल्ली गवर्नमेंट। क्या सबको रीजन समझ आया? ठीक है। नाउ टेल मी, ए ने माल बेचा था बी को, 100 रुपए का माल था, 5 रुपए का टैक्स था, 105 रुपए। क्या ये 5 रुपए आम आदमी पार्टी के पास चला गया? इससे जल्दी समझ आएगा, केजरीवाल जी के पास चला गया। अब बी ने कहा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स वैल्यू एडेड सिस्टम बेस्ड है, तो बी रजिस्टर्ड कहां पे था? यूपी में। तो ये लाइन में खड़ा हो गया योगी जी के पास। इसने योगी जी को क्या बोला? सर वो वैल्यू एडेड सिस्टम चल रहा है ना। योगी जी ने कहा हाँ, तो व्हाट अबाउट माय क्रेडिट? तो उसने कहा कौन सा क्रेडिट? बोला दैट इज द टैक्स विच आई पेड। बोला किसको दिया? बोला एक वो। बोला एक कहां पे? बोला दिल्ली। बोला वो तो किसके पास गया? केजरीवाल। तो डू यू थिंक सो दैट योगी जी इज गोइंग टू गिव द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस व्हिच इज एक्चुअली बीइंग कलेक्टेड बाय केजरीवाल? कितनी जल्दी समझ आता है? कम ऑन यार, डू यू थिंक सो? सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, योगी जी क्या बोलेंगे? क्रेडिट कौन देगा? केजरीवाल। अब ये उठ के यहां आ गया, इसने केजरीवाल जी को बोला सर वो क्रेडिट कैसे, आप कैसे करना है? उसने कहा क्रेडिट देंगे, टैक्स दो, दिल्ली में टैक्स दो। अब दिल्ली में टैक्स देने के लिए क्या उसको दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? अब वो बोला जी मैं तो कहां पे हूं, तो उसने कहा फिर योगी जी से मांगो। मेरा क्वेश्चन है, बी इधर गया, बी इधर गया, बी इधर गया, उसको लास्ट में समझ आ गया ये दोनों पागल बना रहे हैं, मुझे क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या वो 5 रुपए कॉस्ट का पार्ट बन गया? तो क्या अब आगे जब टैक्स लगेंगे क्या कैस्केडिंग और डबल इफेक्ट आ गया? और इसमें एक और प्रॉब्लम थी, क्या ए ने अगर वही माल दिल्ली में बेचा होता तो क्या उसको क्रेडिट मिलता? उसकी कॉस्ट कम होती। क्या अगर वही प्रोडक्ट दिल्ली में आगे बिकेगा तो क्या सस्ता बिकेगा? लेकिन वही चीज अगर कहां चली गई? यूपी में, तो क्या वो महंगा बिकेगा? क्या डबल टैक्सेशन अभी भी प्रिवेल कर रहा था? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट इतना बढ़िया सिस्टम लाने के बाद भी उसको पूरी तरह से हाँ जी अप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? क्या समझ आ गया या नहीं? कम ऑन यार, डन। तो मैं फटाफट से कुछ नाम बोलूंगा, आपने एक एक सेकंड के अंदर जवाब देना, ठीक है? पहला पॉइंट, अर्लियर टैक्स रिजीम, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेबल पर्संस, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मल्टीपल प्राइजेस, कम ऑन, डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग वाज स्टिल प्रिविलेंट। रीजन नंबर 1, जहां पर सेंट्रल और स्टेट लेवी एक साथ आ रही थी। रीजन नंबर 2, सेंट्रल में जो रजिस्टर्ड थे उनको स्टेट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, स्टेट वालों को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन बेस्ड। कम ऑन यार, क्या इतनी प्रॉब्लम्स के साथ हम जी रहे थे? बोलो, क्या जीएसटी इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएगा? बोलो। हाँ सर करेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट जीएसटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीएसटी अल्टीमेटली तो यही पढ़ना है ना, लेकिन रटना नहीं, लॉजिक से समझना। मेरा पहला क्वेश्चन आपके हिसाब से, जीएसटी गुड्स हो या सर्विस, मल्टीपल टैक्स या सिंगल टैक्स? मल्टीपल टैक्स या सिंगल टैक्स? सिंगल टैक्स। इसका मतलब आप गुड्स में डील करते हो
तो भी जीएसटी लगेगा। अगर आप सर्विसेज में डील करते हो तो भी जीएसटी लगेगा। यस प्लीज। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं ना इसमें भी तो दो है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। वो टैक्स नहीं है, वो स्ट्रक्चर है। टैक्स तो जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। कम ऑन, वो क्या है, स्ट्रक्चर। तो अभी हम स्ट्रक्चर पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं गुड्स पे क्या लगेगा। आज आपको चलते फिरते कोई पूछे तो क्या बोलोगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी या जीएसटी बोलोगे, है ना। वो तो उसके फर्दर कंपोनेंट्स में आ गया, ठीक है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इसमें टैक्सेबल पर्सन को क्या बोलते हैं? हु इज द टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी? मतलब मैन्युफैक्चरर, डीलर, सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा पुराने लॉ में टैक्सेबल इवेंट बहुत सारी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विसेज, लेकिन जीएसटी में व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट? एक ही टैक्सेबल इवेंट होगी, कौन सी? वेरी गुड। सो कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता पाया गया, क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा? राइट। कौन मुझे बताएगा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन, कितनी रजिस्ट्रेशंस लेनी पड़ेंगी? आवाज मार दो। हाँ जी, सिंगल या मल्टीपल? सिंगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू टेक द मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, राइट। चलो, हु विल टेल मी जीएसटी के रेट्स? क्या रेट ऑफ जीएसटी हर स्टेट में अलग है या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। तो मेरा क्वेश्चन है, रेट्स ऑफ जीएसटी आर यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से क्या वन नेशन वन प्राइस हो चुका है? क्या हर चीज का प्राइस किसी भी स्टेट में सेम मिलेगा? बोलो। क्योंकि अब हर चीज पे क्या अमाउंट ऑफ टैक्स का रेट जो होगा वो सेम आएगा। बोलो बेटा। सिर्फ उन चीजों को छोड़कर जो आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन जिन चीजों को ये जीएसटी में ले आए, क्या उनमें पूरे नेशन में क्या सिंगल प्राइस चलेगा? कहां पे, कहां पे? देखो, वो तो दिल्ली में भी दिखेगा, वो तो आपके घर की गली में ही दिख जाएगा। एक बहुत बड़ा स्टोर है, एक छोटा सा स्टोर है, वो लिम्का की बॉटल बेच रहा है 35 रुपए की, वो 40 रुपए पूरे प्रिंटेड पे बेच रहा है। दैट इज नॉट द पॉइंट। समझो, अभी तक प्राइस डिफरेंशिएशन की वजह, देखो प्राइस डिफरेंशिएशन की वजह बहुत सारी हो सकती है। देयर कुड बी दैट आई एम अ बिग होलसेलर एंड यू आर अ वेरी स्मॉल रिटेलर, दिस कुड बी द वन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, क्या वन ऑफ द रीजन टैक्स भी था? तो गवर्नमेंट ने कौन से रीजन को खत्म किया? रेस्ट ऑफ द रीजन तो आज भी है। समझ रहे ना भाई? अगर मान लो कोई और रीजन की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था तो वो तो आज भी चलेगा, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल, तो देखो गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस। समझ रहे? ये तो कंपटीशन डिसाइड करेगा ना। ये फ्री है, एकदम फ्री प्राइसेस, ऑल प्राइसेस आर फ्रीली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यही लॉ है ना हमारा। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है कि मेरी वजह से अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे तो आई कैन रिमूव दैट पोर्शन। क्लियर है ना? तो गवर्नमेंट ने जीएसटी को सेम करके क्या जो जीएसटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको खत्म किया है, टैक्सेस की वजह से बेसिकली। क्लियर है नहीं? एंड अदर फैक्टर्स अगर आज भी मुझे लगता है कि आई कैन गिव यू एट 32 रुपीज। अब आप अमेजॉन की बात कर लो, अब तो बहुत सारे ऐसे तो चीजें निकल आएंगी। फ्रिज का रेट, अभी वो कह रहे थे, अभी मेरा बेटा कह रहा है मोबाइल लेना है,
वो वहां पे हमने पूछा 46,000 का, वो दे रहे थे 36,000 का। अब पकड़ लो इनको, वन वन नेशन वन प्राइस तो है नहीं, ये क्या हमारे साथ मजाक करते हो आप? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस, तो जम्मू जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तो नुक्कड़ में हो जाएगा काम। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, हु विल टेल मी दैट इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी ओरिजिन बेस्ड कॉन्सेप्ट या डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट? इट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इट इज नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इट इज एक्चुअली अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। बताओ डेस्टिनेशन होने से क्या होता? दिल्ली से यूपी मूवमेंट होगी तो डेस्टिनी क्या है उसकी? यूपी। तो टैक्स किसको मिलेगा? यूपी गवर्नमेंट को। तो क्या यूपी गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी? और अगर क्रेडिट दे देती तो क्या फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट आ जाता? कम ऑन, क्या मेरा पॉइंट सबको समझ आ रहा है? एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट्स, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी कि जीएसटी में देयर इज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्या ये लाइन समझ आती है? देयर इज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी कि क्रेडिट जो है वो बहुत फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है ना, आराम से आप लो आप लो आप लो, कोई रुकावट ही नहीं है। पहले रुकावटें थी लेकिन अब कोई रुकावट नहीं है। दूसरा चीज, जीएसटी में भी आपको मालूम है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में, कि सेंट्रल और स्टेट लगते हैं। तो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताओ, एक्साइज और वैट वाला जो पंगा था वो तो यहां पर भी है, क्योंकि एक्साइज सेंट्रल, वैट स्टेट, और यहां पर भी सीजीएसटी सेंट्रल और एसजीएसटी स्टेट। तो वो अभी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? उसका रीजन है, क्या सीजी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन सेम वैल्यू एंड वैल्यू इज 100, तो फिर वो डबल टैक्सेशन वाला मैटर ले रहे हैं नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारा डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट्स प्लस जो प्रॉब्लम्स हमने वहां देखी, क्या वो पूरी तरह से इरेडिकेट की गई? कहां पर? जीएसटी। अब मैं बड़े सारे एग्जांपल दूंगा, फटाफट से आंसर देना है, राइट? सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये प्रोजेक्टर खरीदा, इस पर क्या लगा हुआ है अब? जीएसटी, ठीक है, और मुझे गवर्नमेंट को देना भी क्या है? क्या इजीली क्रेडिट आएगा? एसी पे मैं क्या पे करके आया? अगेन जीएसटी। चेयर्स, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैंने मान लो कोई सर्विसेज लिया है, उस पर भी क्या लगा होगा? अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे हैं उस पर भी, अगर मैंने कोई इनपुट खरीदा है उस पर भी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट देयर इज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट ड्यू टू विच क्या डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट्स, अब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। क्या समझ आ गया? बट अभी भी मैं आगे जाके बताऊंगा, कुछ डीमेरिट प्रोडक्ट्स हैं लाइक टोबैको एंड ऑल दैट, उन पर एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, उन पर एक्साइज भी लगता है, और तो वहां पर अभी भी डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो सारे डीमेरिट प्रोडक्ट है, नशीले पदार्थ है, और उन पे अगर टैक्स लगता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि वो इतना महंगा हो जाए कि लोग उसके कंजम्पशन को ना करें, जिससे जब तक आप कर रहे हो तब तक सरकार का भला, जिस दिन आपको महंगा लगेगा आपका भला। बोलो, सो दैट वाज द पॉइंट। क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। सो आई एम वेरी श्योर द फीचर ऑफ जीएसटी आर ऑल डन नाउ, ठीक है। अब पहले मुझे बस इतना बता दो, डू यू हैव एफिशिएंसी थोड़ा और ऐड करने की? बिकॉज आज वैसे फर्स्ट क्लास है तो आप पे छोड़ रहा हूं मैं, आई डोंट वांट टू एकदम से आप पे प्रेशर आए। पहले जितना मैंने पढ़ाया सारा समझ आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस प्लीज। चलिए, बहुत बढ़िया। आई टेक जस्ट 2 मिनट मोर, है ना, ताकि मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। एंड आई वांट यू पीपल कि आप इसका आंसर ढूंढ कर आइएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये था, इस बात के लिए आज हम अपनी फर्स्ट क्लास में कन्विंस हो चुके हैं कि विदाउट
एनी सेकंड ओपिनियन क्या जीएसटी वॉज गुड, लेकिन डू यू थिंक सो, क्या इसको इंडिया में लाना वॉज दैट इजी? कम ऑन, क्या आपको लगता है कि जीएसटी को इंडिया में लाना वॉज वेरी इजी? नोइंग द फैक्ट that this tax is going to remove all the problems which we saw in the earlier tax, but still it was not that easy to implement this tax. So my question is, क्या गवर्नमेंट को इसको लाने के लिए बहुत सारे challenges फेस करने थे? Yes please. तो I hope you have understood what will be my next topic. क्या टॉपिक होगा हमारा? Challenges for introduction of GST in India. क्या सबको क्लियर है या नहीं? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप थोड़ा सा इसको पढ़कर आइएगा, है ना, तो उससे आपको और मजा आएगा. तो विल टेक अनदर 30 minutes नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, एंड देयर आफ्टर वी विल बैंग ऑन टू द टारगेट एंड वी विल स्टार्ट द GST. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आई विल टेक जस्ट 30 minute मोर, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बुक में वट एवर आज आई टॉट यू टुडे इज द फर्स्ट चैप्टर, प्रीलिमिनरी, ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इवन यू मस्ट बी नोइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट स्टिल एक बार मुझे बताने से तसल्ली हो गई कि जब मैं आपको कुछ भी बोलूँगा याद करो, तो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ कि मुझे याद करो, ना कि तुम्हारी कोई पुरानी 2 साल पुरानी बातें याद करो. ठीक है ना? सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लास. सो मिलते हैं आपसे परसों. ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रेक लो. अभी आई थिंक ड्राफ्टिंग क्लास एट 1 o'clock. ठीक है, तो लंच वंच करो, जिन्होंने कर लिया दोबारा करो, थोड़ा सा बाहर भी घूम लेना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.